हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का मूल्यांकन है और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है एग्जाम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि आकलन ठीक है, यानी मूल्यांकन की क्या है। संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुयामी संकल्पना है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आकलन जो है मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यह पुनर्बलन का कार्य करता है। मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी जो रहता है ना, ये दोनों के लिए एक पुनर्बलन का काम करता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो ये किसका संकेत करता है। क्या सीखने के लिए आकलन है, या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन। तो देखिए, सीखने के लिए आकलन, यानी सीखने के लिए वो आकलन करती है कि बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे। भ्रमण किए तो उसे इससे वो क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट है वो मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला तो ये कि मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना के सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। चौथा है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो बिल्कुल सही है कि इसमें सूचना जो रहता है छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। नेक्स्ट है वो मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद और स्तर पर नहीं कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि वो मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देशिका आधार पर किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। ठीक है, यानी जो परिषद, जैसे कि आपका जो बोर्ड मैट्रिक का जो बोर्ड ले रहा है उस स्तर पर नहीं रहता है। जैसे कि 7-8 का जो एग्जाम होता है तो उसमें विद्यालय परिषद जो अपने आधार पर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन को के मानदंड है। पहला, ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं। तो उपयोग सभी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। वो क्या सीखते हैं, वो क्या सोचते हैं और वो कैसे सीखते हैं। तो ये सभी चीज़ सीखने को जो है अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। उन निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव का कम पड़ना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, दूसरा छात्रों को प्रवीणता के आधार पर अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, और निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। तो अपनी रुचि के अनुसार जो है पढ़ने का छूट देना, ये जो है आपका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, बहुयामी होता है, एकलयामी होता है, संकीर्ण होता है। तो याद रखिएगा ये बहुयामी होता है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो पहला तो ये एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा है, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। और चौथा, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो आंसर 2 हो जाएगा, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये तो बिल्कुल सही है, हमें याद नहीं करना है, सीखना है। दूसरा बोल रहा, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, यहाँ पे छात्र केंद्रित होता है। तो तीसरा वाला जो रहता है ये उद्देश्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई के ये, अब देखिए शिक्षक केंद्रित जो होता है ना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। तो इसको देखते के साथ हम जो है आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है, यानी पूरा सेशन खत्म के बाद होता है, तो उसको हम लोग योजनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? योजनात्मक को कहते हैं। जैसे कि जो हम लोग का एग्जाम, फाइनल जो एग्जाम होता है ना, तो उसको हम लोग योजनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, और इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? पहला, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वह बेहतर ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अच्छे तरीके से काम कर सकें। देखिए यहाँ पे तुलना करना जो रहता है एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देख के आप हटा सकते हैं। फिर मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि रूप में व्यंग्यकृत, कभी भी हम छात्र को व्यंग्यकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ई में उसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, या बच्चों के बारे में नकारात्मक बातें भी नहीं कर सकते हैं, तो तीनों जो रहेगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आधुनिक पहलू का ध्यान रखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सब शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, ये भी सही है। और तीसरा, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? पहला, निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची, तो ये सब तीनों जो है ना, ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है एक उपकरण है या एक साधन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक ब्रह परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? पहला, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। तीसरा, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें पूरा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों को सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहले, इसमें परीक्षण और परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा, इसमें परीक्षा के प्राप्त के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है और मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है। तो दूसरा हो जाएगा कि परीक्षा की प्राप्त यानी जो अंक मिलते हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ये जो कार्य जो है नहीं किया जाता है, व्यापक और सतत मूल्यांकन के आधार पर ये कार्य को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। देखिए इस चीज़ का जो है ना हमें मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। दूसरा, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना और उनके बीच तुलना करना। ठीक है, ये गलत है आपका। हम कभी भी वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते कि ये बहुत तेज, बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत कमज़ोर है, ये गलत होता है। ठीक है, और उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सतत एवं मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संज्ञानात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकल सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जांच सूची कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? संश्लेषण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण और ध्यान देना। तो देखिए संश्लेषण जो होता है ना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, देखिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्कस करते हैं। पहला तो देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं पूछा है और ये नेगेटिव बोला है तो इसको हटा दीजिए। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या
ये भी गलत है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते, टैग नहीं लगा सकते भाई कि तुम बुद्धिमान हो या तुम एवरेज हो। तीसरा बोला शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि बच्चे जो है किस तरीके से सीख रहे हैं उसका हर एक तरीका को हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए और बड़ा परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यानी बाहर की जो परीक्षा लेता है उससे ज़्यादा जो अंदर के जो टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अपने बच्चे की क्षमताओं के बारे में बेहतर कह सकता है। तो आंसर 2 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश का बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। और तीसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड को और सुधारा जाए, इस पर दिया जाता है। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव है ये सेंटेंस और ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है और सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है और यह परिचित वातावरण में अधिक सीखने में भी सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि राष्ट्र में विद्यालय संगठनों की शक्ति का विवेकीकरण किया जा सके और सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है ताकि सभी विद्यार्थियों को जो है संपूर्ण विकास का निश्चित किया जा सके, इसलिए। नेक्स्ट है गणित में अधिगम नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सावधानिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो आंसर 2 हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो पर अधिक कार्य का बोझ देते हैं और क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा बोल रहा है कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए योजना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो पहला जो रहेगा ना यही हो जाएगा आपका कि विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो शिक्षक, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। पहला तो ये शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तीसरा है जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और चौथा ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और वह सुधार किया जाता है। तो आंसर जो रहेगा आंसर 4 जो रहेगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, चार्ज परीक्षण के लिए या प्रेरणा के लिए। तो देखिए अधिगम और आकलन इसलिए आवश्यक होता है, प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है ताकि मोटिवेशन हो। ठीक है, जैसे कि बच्चे इस बार कम लाए तो अगली बार प्रेरित रहेंगे कि नहीं इस बार हमें अच्छे मार्क्स लाना है, इस बार हमें फर्स्ट लाना है, इस बार सेकेंड लाना है, इसलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सावधानिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक क्षेत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बड़ा एजेंसी के द्वारा करना चाहिए या आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो देखिए आकलन जो होता है ना शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला ही जो रहेगा पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है आकलन बच्चों को लेबल करने और लेबल करना, व्यंग्यकृत करना नेगेटिव कीवर्ड हो गया, हटा दीजिए इसे। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय करना ये भी गलत है। यह सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव ये भी आपका नेगेटिव कीवर्ड है। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा कि सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को पुष्टि प्राप्त हो। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए और इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो।
ठीक है, उद्देश्यपूर्ण होता है। क्यों? अगर इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।